अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, चैप्टर नंबर 15 सेकंड ईयर बुक, थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स आज का जो टॉपिक है। थर्मो रेगुलेशन, जैसे इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि थर्मो रेगुलेशन मीन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसको एक रेंज में यानी जो है वो मेंटेन करना। क्योंकि रेंज से मुराद है कि हर ऑर्गेनिज्म, हर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की टेम्परेचर की एक रेंज होती है, जो कि मैमल्स में या जो एनिमल्स हैं कुछ वाइड रेंज होती है, यानी ज़्यादा रेंज होती है, जबकि प्लांट्स में या दूसरे ऑर्गेनिज्म में इसकी रेंज थोड़ी कम होती है। तो इसकी रेंज अमूमन 36 से लेकर 38 तक होती है, 36 से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड। 36 से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड है ये टेम्परेचर की नॉर्मल रेंज है जो कि प्लांट्स में होती है। और इसको मेंटेन रखने के लिए जो प्लांट्स के अंदर क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं उसकी हम बात करेंगे। स्पेशली जब कोल्ड वेदर होता है, सर्दी आती है, तो प्लांट्स कैसे अपने आप को, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और जब हॉट वेदर आता है तब क्या करते हैं। तो सबसे पहले कि ये बात जहन में रखें कि जो टेम्परेचर होता है, यानी जिस वक्त भी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ अफेक्ट होती है, जिसके ऊपर असर पड़ता है, वो होता है उसके एंजाइम्स। और आप जानते हैं कि एंजाइम्स जो हैं दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, यानी एंजाइम्स जो हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होता है कि जो लंबी चेन होती है अमीनो एसिड की, वो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर फोल्डेड होती है, और इसमें यानी देयर आर सर्टन बॉन्ड्स, इसके अंदर बॉन्ड्स जो होते हैं वो उस स्ट्रक्चर को या उस फोल्डिंग को मेंटेन रखते हैं। यानी ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है एंजाइम्स का या प्रोटीन्स का, इसको मेंटेन करते हैं। उसके अंदर मौजूद जो हैं बॉन्ड्स होते हैं, दे कैन बी कोवलेंट बॉन्ड्स, दे कैन बी आयनिक बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स जो हैं वो इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। और अगर एंजाइम को हम हीट देते हैं या उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं। ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो ख़राब हो जाता है, यानी वो फिर से उसकी जो फोल्डिंग होती है वो टूट जाती है, और जो प्रोटीन्स हैं वो बिल्कुल यानी नाकारा हो जाती हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। इसको हम डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स कहते हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन की है कि प्लांट्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, यानी जो ये थर्मो रेगुलेशन के हवाले, वो उनके एंजाइम्स हैं। आपको पता है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ऑल द केमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हर एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए देयर इज एन एंजाइम फॉर ईच रिएक्शन, यानी हर रिएक्शन को एक एंजाइम एक्सेलरेट। अगर ये एंजाइम नाकारा हो जाए तो वो ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे रुक जाएंगे। तो सबसे पहले कि यानी जब प्लांट जो है, यानी जब इनकी बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट होता है तो क्या इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो है इवेपोरेटिव कूलिंग। इवेपोरेटिव कूलिंग और इवेपोरेटिव कूलिंग
से मुराद है, यानी कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि जो एवेपोरेशन होती है इट ऑलवेज कॉज कूलिंग। तो एवेपोरेशन से कूलिंग होती है, तो प्लांट में एवेपोरेशन जो है वो ट्रांसपिरेशन यानी उसके स्टोमेटा के जरिए से होती है। यानी जो लीफ के यानी प्लांट के जो लीफ है देयर आर टाइनी पोर्स, यानी छोटे छोटे पोर्स होते हैं ऑन द लोअर एपिडर्मिस, यूजुअली इट इज ऑन द लोअर एपिडर्मिस, कुछ में ये अपर एपिडर्मिस में भी होते हैं। तो इनमें से जो है वो वाटर मुसलसल निकलता रहता है, वाटर जो है वो मुसलसल निकलता रहता है, एवेपोरेट होता रहता है इन सुराखों से जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा जो है यानी एवेपोरेटिव कूलिंग थ्रू स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा के जरिए से इनकी बॉडी से जो वाटर है एवेपोरेट होता है और इससे कूलिंग पैदा होती है। लेकिन मसला ये कि जिस वक्त बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है दोपहर के वक्त स्पेशली, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि अगर उनमें एवेपोरेटिव कूलिंग होती रहे यानी पानी जो है वो मुसलसल उनके स्टोमेटा से खारिज होता रहे, तो आखिर में क्या होगा, दे विल बी डिहाइड्रेटेड, उनको डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। यानी इसमें इसका प्रॉब्लम होगा डिहाइड्रेशन, यानी उनकी बॉडी से सारा पानी खत्म हो सकता है। तो इसको पे मद्देनजर रखते हुए प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, दे क्लोज देयर स्टोमेटा, प्लांट्स क्लोज देयर स्टोमेटा इन हाई टेम्परेचर, क्लोज देयर स्टोमेटा, यानी प्लांट्स जो हैं अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं ताकि उनको डिहाइड्रेशन, अब स्टोमेटा को जब क्लोज कर दिया तो देयर इज नो अदर वे टू कूल डाउन, यानी अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो प्लांट का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए। और जब तक ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अमूमन आम प्लांट्स जो होते हैं ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, या इस तक की यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड के जो स्ट्रेस होती है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, पर इससे ज़्यादा उनकी बर्दाश्त से फिर बाहर। अब जब टेम्परेचर बढ़ गया है तो सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है उनके एंजाइम्स को है, जो कि डीनेचर होने का ख़तरा है। इन एंजाइम्स को बचाने के लिए जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं वार्म टेम्परेचर में कि दे प्रोड्यूस हीट शॉक प्रोटीन्स, दे प्रोड्यूस हीट शॉक प्रोटीन्स। ये जो हीट शॉक प्रोटीन्स हैं ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि उस प्लांट के एंजाइम को बचाने के लिए यूज़ होती हैं। यानी ये जो प्रोटीन्स होती हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एंजाइम है, ये एंजाइम है इस तरह से, इस एंजाइम को बचाने के लिए जो प्लांट है वो हीट शॉक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, और हीट शॉक प्रोटीन इस एंजाइम के इर्द गिर्द इस तरह से एम्ब्रेस कर लेंगे, इसको घेरा डालेंगे, इसके ऊपर एक कवर बना देंगे। यानी ये जो प्रोटीन है हीट शॉक प्रोटीन, अंदर की तरफ एंजाइम है, यानी ये जो है ये एंजाइम, और इसके इर्द गिर्द ये जो है ये हीट शॉक प्रोटीन है। ये हीट शॉक प्रोटीन जो है इसको ऊपर से कवर कर ली, एम्ब्रेस जैसे कहते हैं ना कि किसी को गले लगा लेना, इस तरह से, ताकि इसके अंदर अगर कोई नुकसान हो तो इस प्रोटीन को हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसका एंजाइम जो है वो बच जाए। तो हीट शॉक प्रोटीन जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन द वार्म वेदर बाय द प्लांट्स सो दैट देयर एंजाइम कैन बी प्रोटेक्टेड, और इनके एंजाइम को प्रोटेक्ट किया जा सके और यानी एंजाइम को बचाए। तो ये तो एक स्ट्रैटेजी है प्लांट्स की, यानी जब हाई टेम्परेचर होता है। अब हम बात करेंगे कि कोल्ड टेम्परेचर में यानी प्लांट्स के पास क्या स्ट्रैटेजी होती है कोल्ड टेम्परेचर के इफ़ेक्ट से बचने के लिए। तो इसकी दो स्ट्रैटेजी हैं कोल्ड टेम्परेचर में। कोल्ड टेम्परेचर की बात करते हैं तो यानी लो टेम्परेचर की बात। लो टेम्परेचर में जो प्लांट्स हैं ये इनके पास दो स्ट्रैटेजी हैं। देखें, पहली तो बात लो टेम्परेचर,
लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर में जो प्लांट्स के पास दो स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने कहा, पहली स्ट्रेटेजी ये है कि जिस वक्त लो टेम्परेचर होता है तो सबसे ज्यादा, ये देखिए ये प्लांट का सेल, प्लांट का ये एक सेल, और इसके बाहर क्या है, सेल वॉल, सेल वॉल, और इसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है, आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, कि सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें लिपिड्स होते हैं, बाइलिपिड लेयर होती है, और इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। यानी इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि ये फर्ज करें हमारे पास यानी जो है लिपिड की एक लेयर है ऊपर, और ये फास्फोलिपिड्स होते हैं। आप जानते हैं फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर जो है कि फास्फोलिपिड्स में एक हेड होता है और एक टेल, हेड टेल, ठीक है। और ये जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। इसी तरह से नीचे एक लेयर है, यानी इसी तरह फास्फोलिपिड्स की ये। तो ये फास्फोलिपिड की लेयर है, और इसके अंदर प्रोटीन्स और एम्बेडेड की लेयर, यानी इसमें प्रोटीन्स जो हैं वो इस तरह से एम्बेडेड है। ये एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, इस तरह से, यानी लाइक ए मोज़ेक, यानी एक डिजाइन की तरह। तो ये जो प्रोटीन्स और फैट्स हैं, आपने पढ़ा है कि जो फैट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। तो फैटी एसिड्स जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। जो फैटी एसिड्स हैं दे आर टू टाइप, एक होते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड फैट्स कौन से होते हैं, फैटी एसिड जिनमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, इनमें डबल बॉन्ड नहीं होता इनके स्ट्रक्चर। और दूसरी बात यह है कि ये आम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर में ये सेमी सॉलिड या सॉलिड की शक्ल इख्तियार, यानी जम जाते हैं। जैसे कि घी है, देसी घी है, बटर है, ये स्पेशली कोल्ड टेम्परेचर में बिल्कुल जम जाते हैं, यानी क्रिस्टल बन जाते हैं, पत्थर जैसे हो जाते हैं, इतने सख्त हो जाते हैं। तो या जब कोल्ड वेदर आएगा तो प्लांट की सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे वो सारे जम जाएंगे। उससे क्या होगा, देखिए सेल वॉल को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल वॉल तो सेलुलोज की बनी हुई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है ये जमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो फैटी एसिड्स, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे वो सारे जम। उससे क्या होगा कि प्लांट के अंदर कोई भी चीज, जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो रुक जाएगा, यानी प्लांट के अंदर जो चीज़ें आनी है या यहाँ से जानी है, आपको पता है कि क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी इसी में से कोई जो चीज़ जो भी सेल के अंदर जाती है या बाहर आती है वो इसी में से जाती है। तो इसलिए ये जो निज़ाम है ये ट्रांसपोर्ट का, ये सारा बिगड़ जाएगा। अब इसके लिए प्लांट के पास क्या स्ट्रैटेजी है? इसके लिए प्लांट्स के पास एक स्ट्रैटेजी होती है कि चूंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ें क्रिस्टल बनती हैं, सॉलिड बनती हैं, वो हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो क्यों ना सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को कम कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, यानी और उसकी जगह पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं? जो कि रूम टेम्परेचर पर जमते नहीं है या कोल्ड वेदर में, जैसे सरसों का तेल है, ये जो ऑयल्स हैं आपने देखा इसको फ्रिज में भी रखते हैं, ये जमते नहीं, बिकॉज दे आर अनसैचुरेटेड फैट। और ये वो कौन से फैट्स होते हैं? फैट जिनमें फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड भी होते हैं, यानी सिंगल के साथ साथ डबल बॉन्ड भी होते हैं, और ये रूम टेम्परेचर पर जमते नहीं। तो प्लांट क्या करते हैं कि इसके लिए, यानी कि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, ये उसमें यानी सर्दियां आने से पहले ही उसमें
जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनको जमा करना शुरू कर देते हैं, ताकि जब सर्दियाँ आए तो वो जमे ना और ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है ये जारी रहे। ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन से अंदर आ गया। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। अब दूसरा जो मरहला है जो सबसे खतरनाक है कि प्लांट का जो साइटोप्लाज्म है वो जब बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर होगा तो ये जम जाएगी, बर्फ बन जाएगी, बर्फ की क्रिस्टल्स बन जाएगी और क्रिस्टल्स की शेप इरेगुलर होती है और ये सेल मेम्ब्रेन को के अंदर तक घुस जाती हैं ये क्रिस्टल्स और सेल मेम्ब्रेन को फाड़ देती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो फट जाता है। इससे बचने के लिए प्लांट के पास क्या स्ट्रेटेजी होती है कि उसका जो साइटोप्लाज्म है ये जमे ना, इसकी बर्फ ना बने, आइस क्रिस्टल्स न बने। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ के अंदर जितना ज़्यादा सैल्यूट होता है वो उतना ही ज़्यादा जमती है। जैसे आपने देखा होगा कि बर्फ़ जो कुल्फियाँ बेचते हैं, यानी ये जो लोग आइसक्रीम बेचते हैं, वो जो बर्फ़ यूज़ करते हैं आइसक्रीम के इर्द गिर्द उसमें नमक डालते हैं, सोडियम क्लोराइड डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि वो पिघले ना, जमी रहे। ठीक है, तो इसी यानी कि जहन में रखते हुए प्लांट जो हैं वो अपने सैल्यूट्स को कम करते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं, यानी सर्दियां आने से पहले ही सैल्यूट्स बहुत ज़्यादा कम करते हैं ताकि ये जो इसका सैल्यूट जो है, ये जो इसका साइटोप्लाज्म है ये जमे ना, यानी सुपर कूल हो जाए, जितना मर्जी ठंडा हो जाए पर उसमें बर्फ़ नहीं जमती, आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते। तो गैस ये था आज का आपका जो टॉपिक था, शॉर्ट सा टॉपिक था कि प्लांट्स में थर्मो रेगुलेशन कैसे होती है, कोल्ड वेदर में वो किस तरह से अपने आप को, यानी उनके पास क्या स्ट्रेटजीज होती हैं और वार्म वेदर में उनके पास क्या स्ट्रेटजी। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस जो हैं ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू वेरी मच।